हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 अप्रैल को आपका फ़िज़िक्स का पेपर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th फ़िज़िक्स में हमें क्या चीज़ लास्ट टाइम में सबसे अच्छे से पढ़ करके जाना है। जैसा कि बहुत से वीडियोज़ आपको इस चीज़ पर मिल चुके हैं, लेकिन अब फाइनली हमें देखना है कि किस चैप्टर में हमें कितनी चीज़ें तैयार करनी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फ़िज़िक्स का जो बुक सेकंड है उसका मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। पहले हम बुक सेकंड का समझेंगे, क्योंकि मैंने अभी बुक सेकंड के लिए वीडियो ही तैयार किया है। बुक फर्स्ट का वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आप जानते हैं कि बुक सेकंड में आप चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 15 तक कवर करती है बुक सेकंड। तो बुक सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर चैप्टर 9 की बात करें तो हम देखते हैं चैप्टर 9 का नाम क्या है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन है ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबके आगे लिखने की भी कोशिश की है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि पहला जो सेक्शन है या पहला जो इससे रिलेटेड चैप्टर या जो कॉन्सेप्ट है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो उसके आगे मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि इसमें आपको पढ़ना है प्रमुख परिभाषाएं व चित्र, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब चीज़ें आएंगी, वहाँ पे आपको जो किरण आरेख हैं यानी कि जो चित्र हैं उन पर खास ध्यान देना है, और साथ में आपको उनकी प्रमुख परिभाषाएं भी याद रखनी है। इसी तरह अपवर्तन जो है, इसमें भी आपको वही परिभाषाएं और चित्र याद रखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा और उसका उदाहरण आपको पता होना चाहिए। गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन में भी आपको परिभाषाएं और चित्र तैयार रखना है। प्रिज्म का चित्र सहित व्याख्या, यानी प्रिज्म कैसे काम करता है ये, और साथ में जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है इसे आपको इसमें तैयार करना है। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण में आपको परिभाषा और उदाहरण तैयार करना है। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो हैं उन्हें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश की वजह से होती है। और लास्ट है हमारा प्रकाशिक यंत्र, जहाँ पे हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। तो आपको इनकी चित्र सहित व्याख्या आनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करते हैं, यानी इनकी कार्यविधि क्या होती है। तो आपको इनकी कार्यविधि चित्र सहित तैयार करनी है, ठीक है। अब आई होप इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किन चीज़ों को स्किप करना है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देखें तो रेड कलर से मैं टिक करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रिज्म में अपवर्तन, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उसके बाद में परावर्तन और अपवर्तन जो है, इनमें भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि अगर हमारे लेंस से कोई वस्तु इतनी दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और ये बहुत ही छोटे से होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने एक दो वीडियोज़ में मैंने इस चैप्टर की सारी परिभाषाओं को डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके साथ प्रिज्म क्या है, परिक्षेपण क्या है, विवर्तन क्या है, जो वर्ण विस्थापन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है हमारा चैप्टर 10th। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। देखिए, चैप्टर 10th में हमें देखना है कितनी चीज़ें हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरंग प्रकाशिकी, यानी इसमें क्या है, प्रकाश तरंग के माध्यम से चलता है, ये चीज़ समझाई गई है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जो 10.2 वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, हाइगेंस का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपको चित्र सहित व्याख्या के साथ समझना है। फिर हाइगेंस का सिद्धांत उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन, ये सूत्र निगमन है, यानी इनसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग,
इसको आप केवल और केवल समझ लीजिए कि क्या चीज़ होती है कला संबद्ध होना और क्या चीज़ होती है कला असंबद्ध होना। फिर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 10.5 है। ठीक है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है और यंग का प्रयोग। तो चित्र सहित आपको यंग का प्रयोग तैयार करना है और व्यतिकरण की परिभाषा आपको समझनी है। और विवर्तन और ध्रुवण, ये भी क्या है, प्रकाशिक घटनाएं हैं, तो इनकी भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और साथ में उदाहरण भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या तैयार करना है आपको इसमें मेनली जो चीज़ें हैं, एक तो आपका हाइगेंस का सिद्धांत, दूसरा हाइगेंस के सिद्धांत से हमें अपवर्तन और परावर्तन के सूत्रों का निगमन करना है। उसके बाद में आपको यंग का प्रयोग और अच्छे से आना चाहिए। और जो प्रकाश की प्रमुख परिघटनाएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश की प्रमुख परिघटनाओं में परावर्तन और अपवर्तन है, उसी तरीके व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण भी प्रकाश की प्रमुख परिघटना है, तो ये भी आपको तैयार करनी है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पे। ठीक है, चैप्टर 11 में आपको क्या क्या समझना है देखते हैं। तो इसमें भी ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है केवल घटना समझनी है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होता है ये समझना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिभाषा आपको समझनी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और उसका उपयोग कैसे होता है, आपको ये समझना है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, यानी प्रयोग से समझना है कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है। और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी कि क्या चीज़ होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और ये दोनों कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और साथ में उसका प्रायोगिक अध्ययन। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है। इसके आगे के पार्ट में चैप्टर 11 में ही आप देखेंगे कि आपको कुछ चीज़ें और दी हैं, जैसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है निगमन सहित। और प्रकाश वैद्युत समीकरण की बात की जाए तो इसको जो आपका मॉडल पेपर है उसमें भी यूपी बोर्ड ने जो खुद मॉडल पेपर आपको दिया है उसमें भी से पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड की नज़र में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। फिर प्रकाश की कणीय प्रकृति की पूर्ण व्याख्या, अब ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े जो छोटे से लेकर बड़े जो क्वेश्चन है सभी में इम्पॉर्टेंट है। अगर केवल इतना पूछ लिया जाए कि प्रकाश की प्रकृति किस तरह की होती है, कणीय, तरंगीय, तरंग तथा कण दोनों प्रकार की, या फिर कुछ और ऐसा एक ऑप्शन दे दिया जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से अगर इसे पूरा समझाने को दे दिया जाए कि प्रकाश की कणीय प्रकृति को समझाइए पूर्ण व्याख्या के साथ, तो ये सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह प्रकाश की तरंग प्रकृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश 2 तरह से व्यवहार करता है, तरंग की तरह से भी और कण की तरह से भी। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और दोनों अपने आप में 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या दोनों को मिला करके भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, डेविसन और जर्मर का प्रयोग भी चित्र सहित आपको तैयार होना चाहिए। इसके आगे के चैप्टर में अगर हम देखें तो जो अध्याय 12 है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। अब परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो है ये आपको पूर्ण व्याख्या चित्र सहित आनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी व्याख्या आपको चित्र सहित आनी चाहिए। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, केवल परिभाषा पता होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, विशेषताएं और कमियां आपको याद होनी चाहिए एकदम, बिल्कुल दिमाग में आपके छपा होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की विशेषताएं और कमियां क्या थी। और लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसकी भी विशेषताएं और कमियां आपको जबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर दी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण जो है ये इसकी पूर्ण व्याख्या आपको आनी चाहिए, यानी ये नीचे के जो 3 हैं ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें भी आपने अगर
आपसे पूरा व्याख्या चित्र सहित पूछ ली जाए तो ये भी आपका 5 नंबर दिलाने वाला आपका आंसर बन सकता है। तो एक बार फटाफट से इन्हीं चीज़ों को खोल करके आपको पढ़ना है डायरेक्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया इस चैप्टर में से, अगर आपने ये तीनों चारों क्वेश्चन तैयार कर लिए, बोर का मॉडल, नाइन स्पेक्ट्रम, दे ब्रॉगली द्वारा समीकरण का स्पष्टीकरण और परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आगे हम अगर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें तो चैप्टर नंबर 13 में हमें क्या चीज़ पढ़नी है देखते हैं। ठीक है, अध्याय 13 में नाभिक है। नाभिक में परमाणु, द्रव्यमान और नाभिक की संरचना क्या होती है, बस आपको ये समझना है कि नाभिक की संरचना क्या होती है। अब इसमें आपको रट्टा मार के उसकी पूरी डेफिनीशन रटनी नहीं है, आपको केवल समझ लेना है कि क्या चीज़ होता है नाभिक और क्या होता है परमाणु। जैसे कि आप जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर होते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं बाहर बाहर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नाभिक का साइज़ क्या होता है ये आपको पता है, आपको रेंज पता होनी चाहिए, 10⁻⁻6 से -19 तक होती है। ठीक है, -9 तक होती है। फिर द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा ग्राफ इनमें होता है। ठीक है, लेकिन ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनमें ये पूछा जा सकता है, कुछ संबंध होते हैं नाभिकीय और ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा में, उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे ग्राफ जैसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। फिर नाभिकीय बल, नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक है, और इनको आप समझ लीजिए। और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल से इनकी तुलना भी की जाती है कि कौन सा बल अधिक ताकतवर होता है, कौन सा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो उनसे आप तुलना कर सकते हैं कि नाभिकीय बल किस प्रकार से कार्य करता है। फिर रेडियो एक्टिवता, इसका इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेडियो एक्टिवता। इसकी किस प्रकार से खोज हुई थी और इसका प्रयोग जो प्रयोग करके इसकी खोज की गई थी, आप उसे ज़रूर तैयार करें। ये पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिवता खोजने में किस तरह का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, और साथ में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको ज़रूर होना चाहिए। और नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा केवल आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे के चैप्टर नंबर 14 पे अगर चलें तो इसमें आपकी जो फ़ोटो है वो हल्का सा तिरछी आई है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखिए इसमें पहला जो आपका कंसेप्ट है, धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण। अब ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए, ये तो पूरा चैप्टर ही आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत तैयार होना चाहिए। तो धातुओं, चालकों, अर्धचालकों का वर्गीकरण, यानी धातुएं क्या होती हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चालकता होती है, वे धातुएं हैं। चालक क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनकी चालकता अधिक होती है, यानी जिनसे विद्युत प्रवाहित हो सकती है। और अर्धचालक क्या होते हैं, जिनसे विशेष परिस्थितियों में विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो इनकी परिभाषा और साथ में इनकी विशेषताएं जो हैं, ठीक है, इनमें विशेषताएं क्या होती हैं कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है या क्या चीज़ें इनसे जुड़ी होती हैं, किस तरह की विशेषताएं, वो आप याद करेंगे। फिर नैज अर्धचालक क्या होते हैं, इनकी क्रियाविधि, यानी ये किस तरह से काम करते हैं, नैज अर्धचालक किस तरह से बने होते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं। वास्तव में ये बनाए जाते हैं, अर्धचालक बनाए हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये याद करना है कि नैज अर्धचालक क्या होते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं, हाँ। फिर उसके बाद में अपद्रव्य अर्धचालक, ये बनाए हुए अर्धचालक होते हैं, इनकी भी आपको क्रियाविधि समझनी है। आपको समझना है कि अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं। पीएन संधि आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। पीएन संधि क्या है, जहाँ पे हम एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में मिला देते हैं, वहाँ पीएन संधि बनती है। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। फिर अर्धचालक डायोड, ठीक है, आगे का वो मिट रहा है, मैं आपको बताऊं। अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड के आगे देखिए लिखा है उपयोग व प्रकार, यानी आपको तैयार करना है कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो होता है, फोटो डायोड होता है, ठीक है, उसके अलावा जीनर डायोड होता है, इस तरह के कई सारे डायोड होते हैं। तो आपको सारे डायोड आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं डायोड, कितने प्रकार के, और सबका क्या क्या उपयोग होता है। फिर संधि डायोड का
दिष्टकारी के रूप में उपयोग। सीधा सीधा 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है कि संधि डायोड का दिष्टकारी रूप में किस तरह से उपयोग हो सकता है। इसकी क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में इसका जो परिपथ चित्र है यानी सर्किट डायग्राम जो है वो आपको तैयार होना चाहिए। विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, इसको भी आपको याद करना है कि किस तरह से हम विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड को प्रयोग करते हैं, यानी इसकी क्रियाविधि आपको तैयार होनी चाहिए। संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी भी क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आईसी एकीकृत परिपथ क्या है उसकी चित्र सहित व्याख्या देख लीजिएगा एक बार, और ये आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर अंकक इलेक्ट्रॉनिकी और तर्क लॉजिक गेट, ये आपसे 1 नंबर वाले प्रश्न में ज़रूर पूछा जाएगा। यानी आपके पास जो 4-5 गेट हैं एंड और नॉर नॉट, इनमें से एक गेट कोई आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले पेज पे, और यहाँ देख लेते हैं कि आपको क्या क्या तैयार करना है। इसमें आपको यहाँ पे तैयार करना है, पेन आज मेरा नहीं चल रहा है सही से, आपको तैयार करना है डायोड, पी टाइप, एन टाइप क्या होते हैं ये चीज़ तैयार करनी है आपको, और गेट तैयार करने हैं आपको इसमें। ठीक है, और इसके अलावा दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है डायोड को, इसको आपको तैयार करना है, और ट्रांजिस्टर तैयार करने हैं। अब इसके बाद में और जो चीज़ है लास्ट हमारा चैप्टर 15। ठीक है, चैप्टर 15 में हमें क्या समझना है ये देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका चैप्टर 15, लेकिन फिर भी आप इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जैसे आपके पास 9 से लेकर 15 तक चैप्टर हैं, 9 से 15 तक कितने हुए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 चैप्टर हैं। तो 7 में से कम 5 चैप्टर कोई बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे से। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आपके 5 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होंगे तो 2 चैप्टर का जो मटेरियल है वो आपको कहीं ना कहीं और करके यानी अथवा करके मिल जाएगा। यानी जैसे बड़े क्वेश्चंस में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे एक में से, जैसे प्रश्न नंबर 1 में या तो ये करिए या फिर ये करिए, तो इसमें से आपको इस तरह आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको 5 चैप्टर्स में से ही अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब चैप्टर आपको तय करना है। अब चैप्टर में आप ये नहीं कह सकते कि मैं चैप्टर नंबर 15 को तैयार करके जाऊंगा, अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कि ये स्ट्रैटेजी अगर नुकसान करती है तो किस चीज़ में करती है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में आपको अथवा करके कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये करिए अथवा ये करिए। ठीक है, तो उसमें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए आपने ये चैप्टर नंबर 15 छोड़ दिया, उसका आंसर आपको नहीं आता, तो आपने जो चैप्टर तैयार किया हो उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो आपसे फिर मिस हो जाएंगे, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार व्यवस्था, इससे तरंग जो है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें प्रमुख जो चीज़ें हैं, सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण किस प्रकार से होता है, मॉडुलन किस तरह से किया जाता है और उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये उपयोगी है कि किस प्रकार से तरंगों को मॉड्यूलेट किया जाता है और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आयाम मॉडलित तरंग को उत्पन्न करना और इसका संसूचन, इतना बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी क्रियाविधि देख लें तो अच्छा रहेगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा तैयार करने वाली चीज़ क्या है, आपको लास्ट में जो कुछ चार्ट जैसे दिए हुए हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरंगे दी हैं, उन तरंगों को आपकी तरंग दैर्ध्य दी है, उनकी साथ में प्रकृति दी है, और ये दिया हुआ है कि किसकी भेदन क्षमता कैसी है, कौन ज़्यादा अधिक भेदनकारी है, कौन कम है, और किसकी क्या फ्रिक्वेंसी यानी उनकी क्या आवृत्ति है। ये वाली जो सूची आपको दी हुई है इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आप आसानी से अपने क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनमें अधिकतर यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि इस तरंग की तरंग दैर्ध्य परास क्या है, इस तरंग दैर्ध्य से बड़ी तरंग दैर्ध्य कौन सी होती है, और कौन सी तरंग अधिक भेदनकारी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर वाले उसमें पूछे जाएंगे। तो आई होप मैंने
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से डिस्कशन कराने की कि आपको इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें तैयार करके जाना है। तो इसी तरह के वीडियोस को आगे भी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।